अच्छा जी, क्लास रिज्यूम होने जा रही है। अच्छा, क्लास के स्टार्ट में मैं कोई अच्छी बात करता हूँ और आज से नहीं की, कल तो ये पहला फर्स्ट वीक ही है हमारा। मैं स्टार्ट में करता हूँ अच्छी बात। अच्छी बात का मकसद ये होता है कि हमारी थोड़ी सी अखलाकी तरबियत भी हो जाए और जो है चीज़ें मतलब हमारे सामने जो है ना वो हेक्साडेसिमल वैल्यूज का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का। अच्छा जी, अब अगली एग्जांपल देख लेते हैं। साइंड बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। साइंड बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इफ द हाईएस्ट बिट इज 1, द नंबर इज स्टोर्ड इनटू, जाहिर है अगर साइंड अगर आप देखो बाइनरी के अंदर, जाहिर है बाइनरी के अंदर अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो नेगेटिव नंबर होगा। तो नेगेटिव नंबर होगा तो क्या करोगे? टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे उसका। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात लिखी है कि उसका टूस कॉम्प्लीमेंट जो है निकाला जाएगा। तो और फिर जाहिर है उसको निकालने के बाद ऐड किया जाएगा पहली वैल्यू के साथ। तो उसको जो एक्चुअली है टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद 1 से ऐड किया जाएगा तो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। ठीक है, यानी कि वैल्यू को इन्वर्स करने के बाद 1 ऐड करोगे तो टूस कॉम्प्लीमेंट, जैसे अभी दिखाया आपको। इफ द हाईएस्ट बिट इज 0, अगर हाईएस्ट बिट 0 तो जाहिर है वो वैल्यू पॉजिटिव कहलाएगी, वो नेगेटिव तो नहीं होगी, वो वैल्यू पॉजिटिव कहलाएगी। और ये तो एज इट इज लिख लोगे, आपको बताइए पॉजिटिव वैल्यू तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं बाइनरी का। तो वो है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल दिया है, बाइनरी का नंबर लिखा है 1 1 1 4 टाइम्स 0। तो इसके हाईएस्ट बिट में क्या है? 1 है, तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव है, तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव वैल्यू थी, नेगेटिव वैल्यू है। टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे? जितने भी पहले आप बिट्स को इन्वर्ट करोगे, पहला स्टेप यही होता है। तो सारे जो 1 थे वो 0 बन जाएंगे, सारे 0 1 बन जाएंगे। फिर उसका दूसरा स्टेप क्या होता है? 1 ऐड करो, इसमें 1 ऐड करोगे तो जवाब आ जाएगा ये, और इसको कहते हैं हम 16। अब चूंकि ये वैल्यू नेगेटिव थी तो हम इस 16 के साथ हम माइनस का साइन भी लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -16। ठीक है, ये करोगे आप जब कन्वर्जन करोगे तो ये बात याद रखनी होगी कि आप माइनस का साइन भी लगाओगे इफ द बाइनरी वैल्यू इज गिवन इन नेगेटिव नोटेशन। तो टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसको आप माइनस में माइनस का साइन भी साथ ही इंट्रोड्यूस करोगे। तो ये एक्चुअली था कन्वर्जन ऑफ साइन बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, क्लियर है सबको? साइन बाइनरी टू डेसिमल। तो अगर नेगेटिव वैल्यू टू उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसको आप लिखोगे और जब कन्वर्ट कर दोगे डेसिमल में तो आखिर में माइनस साइन जो इंट्रोड्यूस कर दोगे। कन्वर्टिंग साइन डेसिमल टू बाइनरी। साइन डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेसिमल इंटीजर टू बाइनरी। ठीक है, जो जो डेसिमल की वैल्यू है, जो जो दी हुई है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या, जो जैसे पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है डेसिमल की, उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करना। ये तो आपको आता ही है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। कि जो जो बिट्स जो अगर बाइनरी की वो बिट्स को आप 1 कर दोगे जो डेसिमल में दी हुई है। इफ द ओरिजिनल डेसिमल इंटीजर वाज नेगेटिव, अगर जो ओरिजिनल नंबर था, जो डेसिमल का नंबर अगर नेगेटिव में दिया हुआ है, फिर क्या करना है? फिर टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फिर उसका आपने टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है बाइनरी नंबर का, जो कि आपको आता है पिछले स्टेप में भी आप दिखाया था। जैसे आपका एग्जांपल दी है कि -43 डेसिमल का है, इसका कन्वर्ट करो बाइनरी में, तो कैसे करोगे? तो पहले आप समझो माइनस नहीं लगा हुआ, 43 है, 43 को आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो 43 ऐसे लिखोगे बाइनरी में, एक बाइट के अंदर। अब क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है तो आप इस वैल्यू को जो आपने निकाला है इसका आप क्या करोगे? टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे। जब आप इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो ये वैल्यू बन जाएगी, और ये वैल्यू एक्चुअली -43 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अच्छा, कन्वर्टिंग साइन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, इसके अंदर दो स्टेप्स है। तो पहला काम क्या होगा? कन्वर्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेसिमल इंटीजर टू हेक्सा। पहले आप क्या करोगे? डेसिमल, जाहिर है साइन डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हो,
तो जो अगर पॉजिटिव वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू कह रहे हैं तो जाहिर है डेसिमल की वैल्यू की अगर पॉजिटिव वैल्यू उसको हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले, पिछली स्लाइड में देख लीजिएगा आपके डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन मैंने दिखाया। हाँ, अगर अगर डेसिमल वैल्यू जो दी हुई थी अगर वो नेगेटिव में दी हुई है तो आप क्या करोगे, क्रिएट द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि अगर वो वैल्यू नेगेटिव में दी हुई है तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, मतलब नेगेटिव वैल्यू है ना तो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, उसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, जो डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करने के बाद उसका टूज हेक्साडेसिमल का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लो। हेक्साडेसिमल टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लोगे, जाहिर है वो माइनस कर दोगे, मैंने आपको सिखाया अभी थोड़ी देर पहले, 15 में से माइनस कर दोगे नंबर को तो हेक्सा, और प्लस वन आखिर में जवाब आए प्लस वन कर दोगे तो वो हेक्साडेसिमल का टूज कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो ये वो तरीकेकार है कि अगर आप कन्वर्ट करना चाहो साइन डेसिमल को हेक्साडेसिमल में तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगली स्लाइड में देख ले, ये कन्वर्टिंग साइन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। साइन हेक्साडेसिमल को अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, साइन हेक्साडेसिमल को अगर आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो वो कैसे करेंगे। इफ द हेक्साडेसिमल नंबर इज नेगेटिव, अगर हेक्साडेसिमल नंबर आपको नेगेटिव में दिया, इसकी पहचान क्या मैंने आपको बताया था, जो आपका हाईएस्ट बिट है अगर वो 7 से अबव है तो वो नेगेटिव है। तो जाहिर है अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू नेगेटिव में दी है तो आप क्या करोगे, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। और अगर वो साइन वैल्यू अगर हेक्साडेसिमल नहीं, हेक्साडेसिमल वैल्यू अगर वो पॉजिटिव है तो जाहिर है उसकी वैल्यू को टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, रिटेन द इंटीजर एज इज। ठीक है, तो जो वैल्यू थी वो उसको ऐसे ही रखोगे, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत नहीं है अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो जाहिर है टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, यूजिंग द इंटीजर फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप कन्वर्ट द डेसिमल। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्या कि आप हेक्साडेसिमल से दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, और ये आपको पिछली स्लाइड में दिखाया गया कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है। इफ द ओरिजिनल वैल्यू वाज नेगेटिव, अगर हेक्साडेसिमल की वैल्यू जो आप थी जो दी गई थी आपको अगर वो नेगेटिव थी तो डेसिमल कन्वर्ट करने के बाद आप उसके साथ माइनस साइन भी अटैच करोगे। ठीक है, माइनस साइन अटैच करना पड़ेगी क्योंकि अगर हेक्साडेसिमल आपको नेगेटिव में दी गई है तो जब डेसिमल में कन्वर्जन हो जाएगी तो उस डेसिमल वैल्यू के साथ आप माइनस का साइन भी लगाओगे। तो ये टोटल जो है कन्वर्जन थी हमारी। और अब आपको देख लीजिए रेंजेस दिखाई है, साइन इंटीजर की रेंजेस दिखाई है। तो ये देख लीजिए जैसे साइन बाइट की रेंज है +127 से -128। ठीक है, और साइन वर्ड की, वर्ड आपको मैंने बताया था 2 बाइट का होता है, तो साइन वर्ड की रेंज है -32,768 से यहाँ तक। साइन डबल वर्ड की ये रही, और साइन क्वाड वर्ड की ये रेंजेस यहाँ पर दिखाई। तो लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी अगर 20 बिट का होगा। ठीक है, तो 2 की पावर 20 कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 7 दिया था, 1 बाइट के अंदर 2 की पावर 15 दिया था, 2 बाइट के अंदर 2 की पावर 31 दिया था, जो है 4 बाइट के अंदर। तो आपको पता है डबल वर्ड का मतलब 4 बाइट हो गया। तो ये एक एक कम क्यों है, देखो 7 8 होना चाहिए था ना, एक कम है। एक कम क्यों है, एक कम इसलिए है कि एक बिट साइन की यूज हो रही है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइन की यूज हो रही है, तो इसलिए एक कम है। अच्छा जी, यहाँ देख लीजिए करेक्टर सेट स्टोरेज, यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे एस्की के बारे में, एस्की की वैल्यू, एस्की नंबर्स आपने पढ़े होंगे। तो एस्की की वैल्यू 0 से 127 होता है स्टैंडर्ड। अगर हम एस्की लें, अगर एक्सटेंडेड एस्की लें, उसकी वैल्यू 0 से 25 तक इसके कोड होते हैं। एस्की के कोड होते हैं ना, ए का कोड होता है, बी का कोड होता है, सी का कोड होता है। ए का 65 है, बी का 66 है, इस तरीके से आप देख लीजिएगा इसकी लिस्ट होती है। तो एस्की कोड एक्चुअली होते हैं, और ये एस्की कोड जो है ये कॉल होते हैं जब हम ए प्रेस करते हैं तो इसके बैकग्राउंड में जो इसका रेस्पेक्टिव ए एस्की कोड होता है वो कॉल होता है, और स्क्रीन पे हमें ए लिखा हुआ नजर आता है। तो एस्की कोड्स के ऊपर जो है सारे सिंबल्स है, ए बी सिंबल है, बी बी सिंबल है, सी बी सिंबल है, कीबोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है वो सारे के सारे सिंबल्स हैं, और वो सारे के सारे सिंबल्स एक्चुअली एस्की कोड के अंदर ही रिप्रेजेंट होते हैं बैकग्राउंड में। और एनसी की भी एनसी कोडिंग स्कीम भी है मौजूद। एनसी कोडिंग स्कीम का मतलब क्या है कि ये 0 से 2255 तक कोडिंग स्कीम होती है इसकी भी। ये भी एक है। इस तरह से यूनिकोड भी एक कोडिंग स्कीम है, 0 से लेकर 65,000 तक इसकी ज्यादा बड़ी रेंज है। इसके उर्दू उर्दू और अरबिक और मल्टीपल लैंग्वेजेस के कोड्स इसके अंदर सिंबल्स मौजूद हैं। नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप कोई सा भी जो एरे कैरेक्टर्स होंगे, एरे कैरेक्टर्स जो है वो
आखिर में नल बाइट के साथ एंड होते हैं। एंड नल बाइट का मतलब क्या है कि इससे पता चल जाता है कि भाई स्ट्रिंग यहाँ पर खत्म हो चुका है। इस तरह यूजिंग द एस्की टेबल, तो एस्की टेबल बुक में दी हुई है, देख लेना आप कि कौन सी सिंबल का कौन सा कोड है, तो बुक के अंदर ये दिया हुआ है, ठीक है। जो मैंने बुक आपको पीडीएफ में दी है उसमें भी आप देख लीजिएगा, मौजूद है। अच्छा, प्योर न्यूमेरिक डेटा रिप्रेजेंटेशन, आपको पता है कि स्क्रीन नहीं आ रही सर। जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, वैसे तो कंप्यूटर में बाइनरी भी काम होता है, तो जो बाइनरी के अंदर स्क्रीन का प्रॉब्लम सबके साथ है, या मेरे ख्याल में तो सबको आ रही होगी स्क्रीन, स्क्रीन सही आ रही नजर? यस सर, सही आ रही है स्क्रीन। यस सर यस सर, फिर आ रही है आप नजर। फिर उनके साथ इंटरनेट का इशू होगा, वो कम बैंडविड्थ पे दिखाते ही नहीं है स्क्रीन, तो बहुत कम बैंडविड्थ होगी इंटरनेट की, तो स्क्रीन नहीं दिखाएगा। जब वैल्यू होगी तो उस पर तो तो डायरेक्टली पता कंप्यूटर नहीं काम सर, कर अभी लेगा, तो जल्दी। ठीक है। और एस्की बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स, तो एस्की के अंदर लिखा जाएगा, बाइनरी को ऐसे लिखा जाएगा कि कोई वैल्यू है, जाहिर है एस्की में लिखा जाएगा, अगर 65 है 66 है, तो बाइनरी में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। एस्की डेसिमल 65 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में 65 को लिखा जाएगा एज ए 9C, ये भी एस्की है। यानी कि एस्की वैल्यूज को आप 9C भी लिख सकते हो, अगर हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखना चाहो, डेसिमल में लिखना चाहो तो 65 लिख सकते हो, बाइनरी में लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे। तीनों एक ही वैल्यू है 65, डेसिमल का 65 है, तो बाइनरी में ऐसे, हेक्सा में ऐसे, डेसिमल में ऐसे। अच्छा, ये बुलियन ऑपरेशंस तो आपने पढ़े होंगे, नॉट, एंड, और ठीक है, तो ये सारे बुलियन ऑपरेशंस हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ट्रूथ टेबल के बारे में पढ़ा होगा आपने, डीएलडी के अंदर बहुत तफसील से ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू, जैसे आप देखो ये एक्स है ना, तो एक्स को नॉट, ये क्या मतलब, ये नेगेशन का सिंबल है ये, ठीक है। तो नॉट एक्स, ये हो गया नॉट एक्स। एक्स एंड वाई, ठीक है, ये एक्स, ये सिंबल एंड का होता है, आपको पता है। एक्स वाई, तो एक्स एंड वाई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एक्स और वाई ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इस तरह नॉट एक्स और वाई, ठीक है, पहले एक्स को नोट करोगे, फिर वाई के साथ उसको जो है और करोगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले नॉट एक्स करोगे, फिर वाई के साथ उसको और करोगे। फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स, तो पहले पहले ब्रैकेट वाली चीज करोगे, एक्स और वाई को आप एंड करोगे पहले, और जो जवाब आएगा उसके ऊपर नेगेशन परफॉर्म करोगे, नॉट, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर दिया है एक्स एंड वाई नॉट, तो पहले आप वाई नॉट को परफॉर्म करोगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक्स के साथ क्या कर दोगे, एंड कर दोगे। तो ये तो आपको आता ही है, ये चीजें आपने की हुई है। नॉट का मतलब इनवर्स होता है, जाहिर है, अगर एक्स की वैल्यू एफ है, तो अगर आप निगेशन इसको परफॉर्म करोगे, तो निगेशन परफॉर्म करने के बाद वो, अगर एक्स की वैल्यू फॉल्स है तो नेगेशन परफॉर्म करने के बाद ट्रू हो जाएगी, अगर एक्स की वैल्यू ट्रू है नेगेशन परफॉर्म करने के बाद वो फॉल्स हो जाएगी। नॉट का यही काम होता है कि वो इन्वर्ट कर देता है बूलियन वैल्यू को। एंड का मतलब, एंड का भी आपको पता है कि एंड के अंदर जो है, जब दोनों ट्रू होता है, जब तक वैल्यू ट्रू आती है, ठीक है, जब दोनों फॉल्स होता है तो वैल्यू फॉल्स रहेगी, या दोनों फॉल्स है ये फॉल्स। जितने ऑपरेटर, अब यहाँ पर एक ट्रू है तब भी वैल्यू फॉल्स रहेगी, जब तक दोनों ट्रू नहीं आते, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रू एक फॉल्स, तो भी वैल्यू फॉल्स रहेगी। जब दोनों ट्रू हो जाएंगे, जब सारे ऑपरेटर्स ट्रू होंगे, तो जाहिर है तब जाके जो है वो रिजल्ट ट्रू होता है। तो ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और के लिए जो है, अगर एक भी ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ट्रू हो जाता है। जब दोनों फॉल्स होंगे तो रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर कोई एक भी ट्रू हो गया, जैसे एक ट्रू हो गया ना, एफ एक, एक्स और वाई है, एक्स है और वाई है, एक्स में से एक एक्स एफ है, फॉल्स है, वाई ट्रू है, तो एक भी अगर ट्रू हो गया रिजल्ट ट्रू आएगा। यहाँ पर एक भी अगर ट्रू हो गया रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। ये आपको पता है और के बारे में। इस तरह से यहाँ एक्सप्रेशन दी हुई है, एक्स और वाई, एक्स को आप नोट करोगे और उसके साथ और करोगे वाई को, पहले नोट परफॉर्म होगा, लिखा हुआ है, पहले नोट परफॉर्म होगा फिर और परफॉर्म होगा। इस तरह से नॉट एक्स और वाई, ठीक है, पहले और परफॉर्म, पहले इसके अंदर क्या करोगे, पहले और परफॉर्म करोगे ब्रैकेट में, पहले और परफॉर्म करोगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर नेगेशन लगाओगे, फिर नॉट परफॉर्म करोगे, नॉट बाद में होगा। और इस तरह से यहाँ पर देखो एंड, ये लिया हुआ एक्स और वाई एंड जेड,
तो पहले क्या करोगे, ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व करोगे तो पहले एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, उसके बाद जो है और ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करोगे, पहले एंड फिर और। ठीक है, ये भी आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पर जाहिर है वो थोड़ा सा रिव्यू करवाया जा रहा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और क्विज में, एग्जाम में, असाइनमेंट में कहीं भी आ जाए तो आपको पता है और आप इससे यूज टू हो। ट्रूथ टेबल्स दी हुई है यहाँ पे, ट्रूथ टेबल्स आप देख लीजिए। ट्रूथ टेबल में मतलब ये दिखाया जाता है सारे कॉम्बिनेशंस निकाले जाते हैं, और दिखाया जाता है कि हर कॉम्बिनेशन के ऊपर जो है वो आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे ट्रूथ टेबल शोज ऑल द इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ अ बूलियन फंक्शन। ठीक है, बूलियन फंक्शन के अंदर जो है बूलियन इनपुट्स दी जाती है, उसका आउटपुट जनरेट होता है। अब यहाँ पर देखो आप, ये एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, एफ एफ टी एफ, ये दी हुई है, मल्टीपल वैल्यूज है। जैसे अगर एक्स की वैल्यू फॉल्स है, उसमें आप, अब जैसे यहाँ पर दिया मैंने नॉट एक्स और वाई, ठीक है, तो एक्स ये रहा, वाई ये रहा। एक्स के ऊपर नोट करोगे तो एक्स नॉट का ये बन जाएगा, एक्स नॉट ये दी, एक्स अगर एफ है तो ये ट्रू हो जाएगा, एक्स अगर एफ है ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। निगेशन जाहिर है यही होगी। निगेशन करने के बाद इन दोनों के दरमियान आप जाहिर है और परफॉर्म करोगे, जब और परफॉर्म करोगे तो टी और एफ, टी ये और ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, दोनों के दरमियान और ऑपरेशन आपने परफॉर्म कर दिया, रिजल्ट ये आ रहा है। इस तरह से यहाँ पर देखो ट्रूथ टेबल दी हुई है एक्स और वाई, और आगे उसकी मतलब दिखाया गया है इस अलग एग्जांपल में। तो एक्स करना है और एंड करना है नेगेशन ऑफ वाई के साथ। तो एक्स की वैल्यू ये दी हुई, एक्स की वैल्यूज ये दी हुई है, और वाई की वैल्यूज ये दी हुई है। ठीक है, और लेकिन आप जाहिर है वाई को नेगेशन परफॉर्म करोगे, पहले पहले वाई के साथ नेगेशन करोगे, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। तो वाई के साथ जो नेगेशन वैल्यूज है वो ये दी हुई है, और फिर एक्स और वाई के नेगेशन के दरमियान आपने क्या करना है, दोनों के दरमियान परफॉर्म क्या करना है, एंड ऑपरेशन। तो ये आपने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये जाहिर है इनका आंसर आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, ये अलग दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा है, y को एंड किया है s के साथ, और का साइन है, फिर x को एंड किया है नेगेशन ऑफ s के साथ। तो तीन वेरिएबल्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, y, s और x, तीन वेरिएबल्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो x, y, s की वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, एफ 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 टी एफ, ये अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, और y और जाहिर है ये ब्रैकेट में तो ये एक साथ ही सॉल्व होगा, तो y और s को एंड करोगे तो जवाब ये आएगा जो दिया हुआ है यहाँ। y और s को अगर आप एंड करोगे, इन दोनों के एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है, इन सब के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो जवाब यही आएगा। और s को, s चूंकि नेगेशन में यूज हो रहा है तो s आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये x की वैल्यू दी है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इसका नेगेशन क्या होगा, ये इसका नेगेशन यही होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, इसका नेगेशन परफॉर्म करोगे। नेगेशन परफॉर्म करने के बाद फिर आप क्या करोगे, x को एंड कर दोगे इसके नेगेशन के साथ, यानी कि ये वाला ब्रैकेट, उसका जवाब ये आ जाएगा। फिर इन दोनों ब्रैकेट को, यानी कि y और s और x और y और s के साथ जो एंड हुआ ये, और x और s के साथ उसके नेगेशन के s के साथ जो एंड हुआ ये, इन दोनों के दरमियान कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और, यानी कि ये एक्सप्रेशन, तो उसका जवाब ये आएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली आप कर चुके हो डिटेल के अंदर डीएलडी में, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा इसका ओवरव्यू हो गया। अच्छा जी, बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में जो है बात करते हैं। A computer system comprises of a processor, memory and IO system। ये आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है, कंप्यूटर जो है तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है। कंप्यूटर तीन चीजों में मुश्तमिल होता है, एक प्रोसेसर हो गया, एक मेमोरी हो गई, रैम, और उसकी आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। IO is used for interfacing with the external world while memory is the processor and internal world। ठीक है, IO का मतलब क्या, इनपुट आउटपुट दे रहे हो, तो ये तो कंप्यूटर से बाहर की चीज हो गई ना, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये तो मतलब बाहर से इनपुट आउटपुट आ रहा है, प्रोसेसर से बाहर की चीज है। लेकिन अगर आप मेमोरी की बात करें, मेमोरी प्रोसेसर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रही होती है, तो इंटरनल वर्ड जो है वो एक्चुअली कंप्यूटर का जो इंटरनल वर्ड है वो प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान कम्युनिकेशन है वो है।
तो पूरी पिक्चर के अंदर आप देखें तो प्रोसेसर जो है वो क्या है, वो कोर एलिमेंट है जो कि सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। प्रोसेसर, सीपीयू, सारे ऑपरेशन प्रोसेसर ही परफॉर्म करता है। तो ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी फेयरली डिस्क्राइब विद प्रोसेसर एंड मेमोरी ओनली। ठीक है, तो प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान अगर आपको कम्युनिकेशन जी अभी हम सर। देखेंगे और इसी पे हम फोकस करेंगे ताकि हमें कम्युनिकेशन समझ में आए। ठीक है, तो तीन चीजें भी आपको जी। सर थोड़ा पीछे करिएगा स्लाइड। सर इसमें आपने बोला था कि आईओ डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ नहीं कर रहा वो कम्युनिकेट। नहीं, आईओ भी कर रहा है और मेमोरी भी कर रहा है, लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान कम्युनिकेशन को। आईओ की डिवाइसेस भी करती है कम्युनिकेट प्रोसेसर के साथ, लेकिन जो है वो अभी हम प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान ही कम्युनिकेशन देख रहे हैं। आईओ को हम स्किप कर रहे हैं। ये अच्छा, लेकिन करती तो है ना वैसे। हाँ, कम्युनिकेशन करती हैं जी। सही। विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड व्हाइल मेमोरी इज द कम्युनिकेशन है वो है ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी। सर वही चीज अभी आपको बताई कि प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, आईओ होता है, लेकिन अभी हम फिलहाल आईओ को हटा देते हैं क्योंकि आईओ जो है वो एक्सटर्नल वर्ड है। हम देखते हैं कि कंप्यूटर का इंटरनल वर्ड यानी कि प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होती है, उसको जरा पर यहाँ पर देख लेते हैं। नाउ द होल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर इज परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन बाय द प्रोसेसर ऑन डेटा व्हिच रिसाइड्स इन मेमोरी। सारे प्रोसेसर वही ये लास्ट क्लास में भी आपको मैंने बताया था कि प्रोसेसर वही चीज एग्जीक्यूट करता है जो मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है, तो प्रोसेसर वही चीज एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रोसेसर जो है वो एक्चुअली मेमोरी के अंदर रखे हुए सारे कंटेंट्स को जो है वो एग्जीक्यूट करता है और इसकी ऑपरेशन जो है उसका परफॉर्म करता है। अब ये कम्युनिकेशन हम देख लेते हैं, कम्युनिकेशन आपस में होती कैसे प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान। मेमोरी मतलब रैम। ठीक है, तो रैम के बारे में आपको कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, रैम जो है ना, रैम एक्चुअली क्या है? रैम जो है वो एक डम डिवाइस है। रैम के अंदर जो रैम दिखाई भी, रैम के अंदर कोई प्रोसेसर थोड़ी लगा, रैम के अंदर कोई प्रोसेसिंग थोड़ी हो रही। रैम में सिर्फ वैल्यू स्टोर हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर डेटा एलिमेंट्स हैं और जो रखवाए जा सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर कोई वैल्यू रखवाई जा सकती है रैम के ऊपर, या इससे वैल्यू कोई रीड की जा सकती है। ठीक है, या तो इस पर कोई रखी राइट की जा सकती है, रखवाएंगे तो उसको कहते हैं राइट, अगर रखी हुई वैल्यू को पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं रीड। तो दो ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, राइट और रीड। जस्ट लाइक पोस्टमैन हु मस्ट बी टोल्ड टू प्रेजेंट। तो अब देखो इसके अंदर ये डम डिवाइस है। जैसे हम पोस्टमैन को बताते हैं ना, कहीं पर अगर लेटर ड्रॉप करना है तो बताते हैं कि भाई कि डेस्टिनेशन कौन सी है, कौन सा पर्सन है, घर का एड्रेस क्या है, स्ट्रीट कौन सा है, स्ट्रीट नंबर कौन सा है, ठीक है, सिटी कौन, सब चीजें बताते हैं। तो इस तरह से रैम के अंदर भी जब वैल्यू रखी जाती है तो प्रोसेसर बताता है कि भाई इस वैल्यू को रैम की इस पोजीशन पे रखो, या वैल्यू कोई रैम से वैल्यू कोई रीड की जाती है तो प्रोसेसर कहता है कि भाई रैम की इस पोजीशन के ऊपर से ये वैल्यू मुझे चाहिए। यानी कि स्पेसिफिक पोजीशन बतानी पड़ती है प्रोसेसर को रैम के ऊपर, अगर रीड करना हो या राइट करना हो, दोनों सूरतों में। ठीक है, तो ये काम होता है क्योंकि जाहिर है रैम डम डिवाइस है, रैम खुद से नहीं कोई रिक्वेस्ट जनरेट करती कि भाई मुझे मुझे यहाँ पर रीड करो या मैं यहाँ से राइट करो। रैम कोई रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करती, सारा प्रोसेसर ही का काम होता है। और प्रोसेसर चूंकि इंटेलिजेंट है, रैम जो डम डिवाइस है, तो प्रोसेसर का काम होता है कि वो कौन से एरिया के ऊपर रैम के राइट करेगा या कौन से। डम डिवाइस का मतलब क्या होता है, ये चैट में किसी ने सवाल किया है, ये सुभान ने। डम डिवाइस का मतलब ये होता है कि ये प्रोसेसिंग नहीं करता है ना, रैम के अंदर प्रोसेसिंग नहीं होती। तो डम डम का मतलब यही होता है कि जिसको जो खुद से कोई इनिशिएट कुछ ना कर सके, कुछ प्रोसेसिंग ना कर सके, उसको डम कहते हैं। डम का मतलब ये होता है। ठीक है, तो प्रोसेसर ही सारी काम कर रहा होता है, ये रैम तो कोई काम नहीं करती, मतलब प्रोसेसिंग का काम कोई भी नहीं करती रैम, इसको डम डिवाइस इसलिए कह रहा है। एरिया से वैल्यूज को रैम की रीड किया जाएगा, तो ये काम प्रोसेसर का होता है।
तो कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू इन्फॉर्म मेमोरी डेट वी वांट टू रीड ऑपरेशन। ठीक है, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि हमें पता चलेगा भाई रैम से हम इस वक्त रीड कर रहे हैं, कभी कभी रीड कर रहे होंगे, कभी राइट कर रहे होंगे, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कब रीड कर रहे हैं, कब राइट कर रहे हैं? तो कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जो इस बात की श्योरिटी दे कि भाई इस वक्त रीडिंग हो रहा है या इस वक्त राइटिंग हो रहा है। ठीक है, देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू इन्फॉर्म मेमोरी डेट वी वांट टू रीड प्रिसाइजली विच, तो ये कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे पता चले कि भाई कौन सा एलिमेंट रैम में से हम रीड करना चाह रहे हैं। देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर द डेटा एलिमेंट्स फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि मेमोरी से प्रोसेसर के दरमियान, ठीक है, मेमोरी से प्रोसेसर के दरमियान जो है कम्युनिकेशन कैसे होगी, डेटा कैसे जो है वो मेमोरी से प्रोसेसर के पास आएगा। जब रीड करेंगे जाहिर है तो डेटा उठ के रैम से मेमोरी के पास आएगा ना, तो कैसे आएगा? तो इनके मैकेनिज्म्स होने चाहिए बैकग्राउंड के अंदर ताकि ये चीजें इंश्योर हो सके। तो ये कैसे इंश्योर होगा? ये बसेस के जरिए होगा। बीच में बसेस होती हैं, बसेस के जरिए डेटा जो है वो रैम से उठाया जा सकता है, रैम पे रखवाया भी जा सकता है। तो बसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सिस्टम बस, तो बसेस देखा जाए तो बसेस जो है तीन तरह की जो है बसेस होती हैं। अगर हम कैटेगराइज करें बसेस को, तीन तरह की बसेस होती हैं: एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ बसेस: एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। तो एड्रेस बस के बारे में पढ़ते थे। ग्रुप ऑफ बिट्स डेट, एड्रेस बस क्या है? द ग्रुप ऑफ बिट्स that the processor uses to inform the memory about which elements to read or write is collectively known as address bus। यानी कि जो प्रोसेसर यूज करता है वैल्यू को रैम पे रखवाने के लिए या वैल्यू को रैम से पढ़ने के लिए, ठीक है, यानी कि कौन से एड्रेस, रैम के कौन से एड्रेस पे वैल्यू राइट करनी है या रैम के कौन से एड्रेस पे वैल्यू रीड करनी है। इसलिए इसका नाम एड्रेस बस है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एड्रेस दिया जाता है कि रैम के मेमोरी के इस एड्रेस पे जाके राइट कर दो या मेमोरी के इस एड्रेस से जाके वैल्यू रीड कर दो। तो एड्रेस बस का काम होता है कि जो है ये यूनिट डायरेक्शन होती है एक्चुअली, सिर्फ प्रोसेसर से रैम की तरफ जाती है। उसका काम ये होता है कि सिर्फ एड्रेसेस को डिफाइन करना। इस तरह डेटा बस होता है। डेटा बस इज यूज्ड टू मूव द डेटा। देखो एड्रेस बस के अंदर डेटा नहीं आता, इसके अंदर सिर्फ एड्रेस जाता है। डेटा जो जाता है ना, वो डेटा जाता है डेटा बस से, डेटा जाता है डेटा बस से। डेटा बस इज यूज्ड टू मूव डेटा फ्रॉम मेमोरी टू द प्रोसेसर इन अ रीड ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि अगर रीड होगा, जब रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो डेटा क्या होगा? मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ डेटा जाएगा। रीड ऑपरेशन के अंदर जाहिर है रैम से डेटा उठ के जाएगा प्रोसेसर के पास, और अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो प्रोसेसर से डेटा जो है वो रैम की तरफ आएगा और राइट की जो है ऑपरेशन उस पर परफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये डेटा बस के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया कि जो है डेटा बस के अंदर दो तरीके से होता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि डेटा बस की अगर बात करें तो ये अगर आपका प्रोसेसर है, ठीक है, यानी कि सीपीयू समझ लो, ये प्रोसेसर है सीपीयू, और ये आपकी रैम हो गई। तो अगर सीपीयू ने कुछ रखवाना है रैम पे तो इसको कहेंगे राइटिंग। लेकिन कौन से एड्रेस पे रखवाना है? रैम के अंदर तो बहुत सारे जगह है, तो कौन से एड्रेस पे लिखवाना है? तो ये एड्रेस बस के अंदर एड्रेस बताया जाएगा कि भाई इस लोकेशन के ऊपर रैम की जो है वो राइट कर दो, वैल्यू को रख दो। और जब रैम से वैल्यू उठाई जाएगी, रैम से वैल्यू सीपीयू के पास लाई जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रीड ऑपरेशन। और रीड ऑपरेशन करते वक्त भी एड्रेस बताया जाएगा कि कौन सा एड्रेस है रैम का, वो कौन सा एड्रेस है जहां पर वैल्यू रखी हुई है जो कि लाई जाएगी एड्रेस बस के जरिए प्रोसेसर की तरफ। तो एड्रेस बस का काम आपको समझ में आया होगा। एड्रेस बस का काम ये होता है कि एड्रेस बताया जाता है कि कौन से एड्रेस पर राइट करो रैम के, या कौन से एड्रेस से रीड करो रैम के। इस तरीके से कंट्रोल बस को आप देख लीजिए। कंट्रोल बस का काम क्या है? एड्रेस बस का आपको काम पता चल गया, डेटा बस का आपको काम पता चल गया। डेटा बस का मतलब क्या है? अगर हम इस डायग्राम को दोबारा देखें, अगर डेटा बस के अंदर जो है ना डेटा लाया जाता है। एड्रेस बस के अंदर सिर्फ एड्रेस है, ठीक है, डेटा इसमें डेटा नहीं लाया जाता। लेकिन अगर हम डेटा बस की बात करें तो अगर ये आपका सीपीयू है और ये आपका जो है वो रैम है,
तो अगर डेटा रखवाया जा रहा है, ठीक है, तो वो डेटा जो रखवाया जाएगा, एड्रेस बस से तो एड्रेस पता चल गया, लेकिन डेटा तो नहीं गया। एड्रेस बस में सिर्फ एड्रेस की आइडेंटिफिकेशन हुई है, डेटा उसमें नहीं गया। डेटा किस में जाएगा? डेटा जाएगा जो है आपके डेटा बस में से। तो अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो ये डेटा बस है, डेटा बस जो है ना, डेटा बस के जरिए से जो है डेटा रखवाया जाएगा रैम के ऊपर, ठीक है। और इस तरह से अगर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यहाँ से डेटा उठाया जाएगा, रीडिंग ऑपरेशन के लिए रैम से डेटा उठाया जाएगा और जो है सीपीयू उठाएगा और वो डेटा बस के जरिए उठाएगा। तो डेटा बस का काम क्या है? डेटा बस के जरिए से डेटा रखवाया जाता है और डेटा उठाया जाता है। एड्रेस बस के जरिए सिर्फ एड्रेस की आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि कौन से एड्रेस पर डेटा रखवाए या कौन से एड्रेस से डेटा रीड करें, लेकिन डेटा बस के जरिए एक्चुअल डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है। कंट्रोल बस के बारे में बात कर लेते हैं। कंट्रोल बस, ये तीसरा ग्रुप आ गया। अच्छा, कंट्रोल बस जो है वो एक्चुअली जो है उसके अंदर डिफरेंट किस्म की लाइंस है, मिसकेलेनियस इंडिपेंडेंट लाइंस। देखो, एड्रेस बस भी कलेक्टिवली सारी लाइंस काम करती हैं। अगर 8 बिट है तो 8 बिट की 8 बिट एक साथ काम करेंगे, 16 बिट है तो 16 की 16 बिट एक साथ काम करेंगे, 32 है तो 32 की 32 बिट्स एक साथ काम करेंगे। इस तरह डेटा बस भी ऐसा ही है कि 16 बिट, 8 बिट, 32 बिट जितनी भी बिट्स हैं वो सारे मिलके काम करती है। लेकिन अगर हम कंट्रोल बस की बात करें, कंट्रोल बस की बिट सारी मिलके काम नहीं करती, बल्कि सारे हर बिट का हर बस यानी इस बस के अंदर हर लाइन का अलग अलग काम होता है। सारी लाइंस मिलके काम नहीं करती है, बल्कि कंट्रोल बस के अंदर हर लाइन का अलग अलग काम होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वन लाइन ऑफ द बस इज यूज्ड टू इन्फॉर्म द मेमोरी अबाउट वेदर टू रीड द ऑपरेशन और राइट द ऑपरेशन। यानी कि कंट्रोल बस की एक लाइन हो सकता है ये बता रही हो कि इस पर रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। एक लाइन ये बताएगी कि फॉर एग्जाम्पल कैरी जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ। एक लाइन ये बताएगी ओवरफ्लो जनरेट हुआ है। यानी कंट्रोल बस की मुख्तलिफ लाइनें हैं और हर लाइन का मतलब अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग लाइन का मतलब अलग अलग है। इन सारी लाइंस को मिला के हम कोई एक मतलब नहीं निकाल सकते यार, वो यूजलेस होगा। हर लाइन का मतलब इंडिविजुअल है कंट्रोल बस की, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम कंट्रोल रखा है कि कंट्रोलिंग की जाती है, जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उनकी अगर हमें कंट्रोलिंग करनी है, ठीक है, तो वो कंट्रोल बस के जरिए से जो है ये सारी कंट्रोलिंग परफॉर्म होगी। तो ये तीनों तरह की बसेस आपके सामने आ गई, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एक डायग्राम भी दिखाई गई है कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और ये तीनों बसेस चल रही होती है, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस। ये सिस्टम बसेस हैं और सारी कम्युनिकेशन कर रही होती है सीपीयू, मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस के दरमियान। तो बसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द आईज, नोज एंड एयर्स ऑफ द प्रोसेसर। बसेस जो है वो जाहिर है, जिससे इंसान जो है आँख, कान और नाक के बगैर बेकार होता है, उसको समझ में नहीं आता कुछ। इस तरह बसेस के जरिए से ही जो है हम कम्युनिकेशन करते हैं, इसके बगैर कम्युनिकेशन हो नहीं सकती। सब प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकती अगर बसेस ना हो। इट यूजेस देम इन सिंक्रोनाइज्ड मैनर टू परफॉर्म अ मीनिंगफुल ऑपरेशन, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन होती है और ताकि मीनिंगफुल ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। एड्रेस बस के बारे में थोड़ा बताया गया है, ये मैं बता भी चुका हूं आपको। एड्रेस बस जो होता है ना, एड्रेस बस क्या है? यूनिडायरेक्शन है। यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या है? यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या है? यूनिडायरेक्शन का मतलब ये है कि जो सीपीयू है ना, सीपीयू से एड्रेस, सीपीयू बताएगा, हमेशा सीपीयू रिक्वेस्ट जनरेट करेगा कि कहाँ पर डेटा जो है वो कहाँ पर डेटा राइट करना है या कहाँ से डेटा रीड करना है। रिक्वेस्ट कौन जनरेट करेगा? हमेशा सीपीयू, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बताया था रैम जो है वो डम डिवाइस है, तो ये तो रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करती है, कुछ नहीं करेगी। सीपीयू ही जो है राइट करना होगा तो सीपीयू राइट करेगा और रीड करना होगा तो सीपीयू ही रीड करेगा। तो ये यूनिडायरेक्शन होती है, हमेशा सीपीयू से रैम की तरफ ही जो है रिक्वेस्ट जाएगी। इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिडायरेक्शन, कि हमेशा सीपीयू से रैम की तरफ रिक्वेस्ट जाएगी। रैम से सीपीयू की तरफ कोई रिक्वेस्ट आ नहीं सकती, क्योंकि रैम डम डिवाइस है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि दिस इज बिकॉज मेमोरी इज डम डिवाइस एंड कैन नॉट प्रेडिक्ट विच एलिमेंट द प्रोसेसर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम नीड्स। रैम को नहीं पता कि प्रोसेसर को कौन सा डेटा कब चाहिए, तो हमेशा प्रोसेसर ही रिक्वेस्ट करेगा रैम को। तो यूनिडायरेक्शन बस, ये बस जो है वो यूनिडायरेक्शन होती है। फिर हम डेटा बस के बारे में बात कर लेते हैं। डेटा बस जो है वो बाय डायरेक्शन होती है। बाय डायरेक्शन मतलब क्या है कि डेटा जाहिर है प्रोसेसर से रैम की तरफ भी जा सकता है और रैम से प्रोसेसर की तरफ भी जा सकता है। अगर राइट करोगे तो डेटा प्रोसेसर रैम की तरफ जाएगा, रीड करोगे तो डेटा प्रोसेसर से उठ के रैम से उठ के प्रोसेसर की तरफ आएगा। तो ये बस जो होती है ये बाय डायरेक्शन होती है। एड्रेस बस यूनि डायरेक्शन है और डेटा बस जो है वो बाय डायरेक्शन है। इसके बाद हम कंट्रोल बस के बारे में बात कर लेते हैं।
The control bus is special and relatively complex because different lines comprising it. So, direction है database, तो प्रोसेसर मेमोरी, हर लाइन का अपना काम है। तो ये डायग्राम दिखाई गई है, जैसे आप देखो एड्रेस बस यूनिट डायरेक्शन है, तो इसका फ्लो जो है प्रोसेसर से मेमोरी है, ये बाय डायरेक्शन है डेटाबेस, तो प्रोसेसर मेमोरी भी गया, मेमोरी से प्रोसेसर भी आया, और कंट्रोल बस भी बाय डायरेक्शन है, प्रोसेसर मेमोरी गया और मेमोरी से वापस प्रोसेसर भी आ सकता है। तो एनिमेशन के थ्रू भी दिखाया गया है कि डेटा बस और कंट्रोल बस जो है बाय डायरेक्शन है, जबकि एड्रेस बस जो है वो यूनि डायरेक्शन।